हाय टू ऑल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। इस टॉपिक में हम लोग ढेर सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते किसे हैं। उसके बाद ये जानेंगे कि इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या था। फिर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाएगी। उसके बाद जानेंगे कि मॉलिक्यूलर डाटा का सोर्स क्या है। और लास्टली हम लोग फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे ध्यान देंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं, यूपीजीएम मेथड और मैक्सिमम पार्सीमनी मेथड सीखेंगे, और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री और ग्रुपिंग विद इन फाइलोजेनेटिक ट्री की बात की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी है क्या। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जानने के लिए हम लोगों को फाइलोजेनी जानना होगा। तो फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी of genetic and evolutionary relationship is called as phylogenetics। मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग गिवन टैक्सा के बीच जेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि गिवन टैक्सा में कितनी जेनेटिक सिमिलैरिटी है या फिर वो लोग इवोल्यूशनरी कितने रिलेटेड या अनरिलेटेड हैं। अब अगर यही फाइलोजेनेटिक स्टडी मॉलिक्यूलर डाटा पे बेस्ड हो तो उस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स कहते हैं, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर डाटा का यूज़ करके गिवन टैक्सा के बीच में जेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक को डिफाइन किया जाता है एन अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक्स टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग बायोलॉजिकल एंटिटीज यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा। मतलब वही था, मॉलिक्यूलर डाटा का यूज़ करके बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना ही मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक कहलाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे के प्रिंसिपल की। इस बात को समझो, डीएनए रेप्लिकेट करके एक नया डीएनए बनाता है जो कि आने वाले जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसी रेप्लिकेशन के टर्म में कुछ एरर आते होंगे। ऑल्दो मैक्सिमम एरर जो आते हैं वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म द्वारा सही कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरर होते हैं जो इस रिपेयर मैकेनिज्म को स्केप कर जाते हैं। उन्हें हम म्यूटेशन भी कह सकते हैं। अब यही म्यूटेशन पेरेंट और प्रोजेनी के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन गैप बढ़ेगा ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक के पीछे का प्रिंसिपल यही था। एज द जीनोम हैज़ इवॉल्व बाय ग्रेजुअल accumulation of mutation, hence the amount of difference in the nucleotide sequence between a pair of genome should indicate two things. पहला, how recently the gene has evolved. दूसरा, which pair of gene share more common ancestry. मतलब क्योंकि जीनोम का एवोल्यूशन एंसेस्ट्रल जीनोम में कई सारे म्यूटेशन को अक्यूमुलेट करके हुआ है, इसलिए किसी पेयर ऑफ जीनोम में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस हम लोगों को दो बातें बता सकता था। पहला कि दो जीन कितने रिसेंटली इवॉल्व हुए हैं, और दूसरा उन दो जीनों के बीच में कॉमन एंसेस्ट्री कितनी है, मतलब कि वो अपने एंसेस्टर से कितने क्लोज या कितने अनरिलेटेड हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि एक छोटे जनरेशन गैप के लिए म्यूटेशन का अक्यूमुलेशन सिर्फ उसके फिनोटिपिक बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, जबकि यही अक्यूमुलेशन अगर एक लंबे जनरेशन के लिए हो जाए तो वो हो सकता है एक नए स्पीशी को ही फॉर्म कर दे। इसी बात के साथ इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि वो स्पीशी जो रिसेंटली इवॉल्व हुए होंगे उनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस कम होगा, और वो स्पीशी जिनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एंसेस्ट्रल होंगे। मतलब किसी दो जीन में अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का डिफरेंस कम है मतलब वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। यही अगर उनके बीच के न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बढ़ा दिया जाए तो वो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे, मतलब अपने एंसेस्टर से ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो तुम्हारे और चिंपैंजी में न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस कम पाया जाएगा, मतलब तुम दोनों रिसेंटली इवॉल्व हो और क्लोजली रिलेटेड हो, बजाते तुम्हारे और मेंढक के बीच में, क्योंकि तुम दोनों के बीच का न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस ज़्यादा है
और तुम्हारी एंसेस्ट्री और पीछे जा रही है। अब जानते हैं कि क्या वजह है कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी एक ज़्यादा अच्छा तरीका है फाइलोजेनेटिक स्टडी का। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में जब हमने दो प्रोटीन ए और प्रोटीन बी को एनालाइज किया तो देखा कि दोनों का फंक्शन सिमिलर था, इसीलिए हम लोगों ने उसे सिमिलर ग्रुप में रख दिया। अब क्या करते हैं कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी का अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग करते हैं उस फील्ड ऑफ स्टडी में जिसको हम लोग कीमो टैक्सोनॉमी कहते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी ने ये रिवील किया कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी, जिसको क्लासिकल टैक्सोनॉमी में सिमिलर फंक्शन के आधार पर सिमिलर ग्रुप पे रखा था, उन दोनों में भी एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस प्रेजेंट था। अब क्या करते हैं, इस प्रोटीन ए और प्रोटीन बी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और इनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग करते हैं उस फील्ड ऑफ स्टडी में जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी ने यह रिवील किया कि प्रोटीन ए और प्रोटीन बी के बीच का न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस 3 था। इस पूरे सिनेरियो से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यही कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी जहां प्रोटीन ए और प्रोटीन बी को सिमिलर फंक्शन या फिर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के आधार पर सिमिलर ग्रुप में रख रहा था, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में जब उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की गई तब ये बात भी पॉसिबल थी कि वो प्रोटीन अनरिलेटेड रहे हों या फिर वो डिफरेंट एंसेस्टर से ओरिजिनेट किए हों जिन्होंने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के प्रोसेस में सिमिलर फंक्शन को अडेप्ट कर लिया हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लो। मान लो कि तुम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के आधार पे बैट्स, बर्ड और बटरफ्लाई को तीनों को सिमिलर ग्रुप में रख देते हो। किसमें? क्लासिकल टैक्सोनॉमी में, क्योंकि तीनों के पास तुम लोगों को विंग दिखाई दिया था। लेकिन जब उसके जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग किया गया तब ये बात रिवील हुई कि हालांकि तीनों के पास फिनोटिपिकली सिमिलर कैरेक्टर थे बट तीनों का एंसेस्ट्रल ओरिजिन काफ़ी अलग रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर डाटा कैन गिव मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडी। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव पे बात की जाए। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था टू रिकवर करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी इवेंट्स, मतलब किस स्पीशी का एवोल्यूशन पहले हुआ, किस स्पीशी का एवोल्यूशन बाद में हुआ, इसको पता करना। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू रिकंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री इफ नीडेड, मतलब कि अगर क्लासिकल टैक्सोनॉमी के आधार पे कोई फाइलोजेनेटिक ट्री गलत बन गई है तो उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग करके मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। और तीसरा टू एवेलुएट डाइवर्जेंस टाइम, मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्पीशी अपने एंसेस्टर से डाइवर्ज किया होगा। तो हमारा 3 ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिकवर, टू रिकंस्ट्रक्ट एंड टू एवेलुएट डाइवर्जेंस टाइम। अब देखो, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक स्टडी बेस्ड था मॉलिक्यूलर डाटा पे, इसलिए हमको मॉलिक्यूलर डाटा का सोर्स तो पता करना था कि इस मॉलिक्यूलर डाटा को किन किन सोर्स से लिया जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर डाटा का सबसे पहला सोर्स था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 डीएनए को हाइब्रिडाइज करते हैं और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एक हाइपोथेसिस के अनुसार प्रत्येक 1% न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी 1.6% डिक्रीज हो जाती है। प्रत्येक 1% न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी 1.6% डिक्रीज हो जाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि इससे कैसे पता चलेगा फाइलोजेनेटिक डिफरेंस। तो देखो, मान लो तुम लोगों ने 3 डिफरेंट एनिमल के डीएनए को आइसोलेट किया और उसको हाइब्रिडाइज करवाया। वो 3 डिफरेंट एनिमल्स थे, शिप, काऊ एंड पिग। जब तुमने शिप और काऊ के हाइब्रिड डीएनए को देखा तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी 6% रिड्यूस हो गई थी, मतलब उसमें 3.7% न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। अब यहीं तुमने पिग और काऊ के हाइब्रिड डीएनए को देखा तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी 12% डिक्रीज हो गई थी, मतलब
उसमें 7.5% न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा। अब मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जितना कम डिफरेंस होगा न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन का, वो उतना क्लोजली रिलेटेड होंगे। मतलब शिप और काऊ यहाँ पे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं पिग और काऊ की तुलना में। ठीक है, अब हमारा दूसरा सोर्स क्या था? मॉलिक्यूलर मार्कर। इसमें दो आते हैं, बायोकेमिकल मार्कर जैसे प्रोटीन, एलोजाइम, डीएनए बेस्ड मार्कर जिसमें भी दो आते हैं। पहला है तुम्हारा न्यूक्लियर डीएनए मार्कर, दूसरा है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर। अब ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर रीसेंट टेक्निक है, इसी में तुम्हारे आते हैं RFLP, RFPD, AFLP, ETC। इन सब के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले अपना फोकस लाते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री को एनालाइज कैसे करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और किस तरीके से ये पता लगाते हैं कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री हमसे क्या कहना चाहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।